स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर है अपना मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के काफी क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हर बार एग्जाम के अंदर मैट्रिक्स से जो है रिलेटेड आते ही आते हैं। ओके, या मैं कह सकता हूँ 3-4 क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपका एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब कितने नंबर के हुए, लगभग 8 से 10 नंबर के जो मैट्रिक्स है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ मैं आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग प्रॉपर्टी बेसिस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इजी से प्रॉपर्टी बेस। तो सबसे पहले यहाँ जो मैं आपको बता देता हूँ क्या करवाएंगे, डेफिनेशन कराऊंगा मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का यूज कैसे करेंगे और मैट्रिक्स बनी क्यों और उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद टाइप मैट्रिक्स के और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स कभी डिवीजन नहीं होती, पहले बता रहा हूं, सिर्फ मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो है यहाँ क्या करेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है नंबर्स की अरेंजमेंट, लेकिन अरेंजमेंट क्या, उन नंबर्स को एक स्पेशल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, कॉलम्स और रो के अंदर अरेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं यहाँ, जैसे अगर मेरे को दिया हुआ है कि राधा, या कुछ भी ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं कि मैं मेरे ही नाम ले लेता हूं, हैव ए 15 नोटबुक एंड 5 पेन। ठीक है, एक और नाम लेते हैं, सुनील हैव ए 20 नोटबुक एंड 10 पेन। ठीक है, एक और नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया अनिल हैव ए 30 नोटबुक एंड 15 पेन। ठीक है, नोटबुक्स है और 15 पेन है। अगर मैं बोलूं कि बताओ सुनील के पास कितने पेन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसके बाद देखोगे सुनील के पास कितने पेन है, 10 पेन है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डाटा दिया हुआ है। इसी डाटा को अगर मैं किससे रो और कॉलम में अरेंज करूं, किस टाइप से अरेंज करूं, जैसे मैं लिख लेता हूं यहां नाम, यहां नाम लिखा मैंने, और ऐसे ब्रैकेट में यहां मैंने लिखा नोटबुक और यहां मैंने लिख दिया पेन। परवीन इसके पास कितने नोटबुक है, 15, और पेन कितने हैं, 5। इसको मैंने लिखा 20 और ये क्या आ गया 10, और यहाँ आ गया 25 और यहाँ क्या आ गया 15। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरे पास डाटा दिया हुआ था उस डाटा को एक ऐसी फॉर्म के अंदर अरेंज कर लिया, रो और कॉलम के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ रो जो अपनी हॉरिजॉन्टल होएगी उस लाइन को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो यहाँ रो कितनी है मेरे पास, 3 रो है, तो मैं लिखूंगा इसका 3 क्रॉस। कॉलम कितने हैं मेरे पास, 1 2। ठीक है, तो 2। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बन गया मेरे पास, 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो पहले जो होगा वो किसको डिनोट करेगा, आपका रो को डिनोट करेगा। सेकंड जो है वो आपको किसको डिनोट करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 3 क्रॉस 2। तो इस टाइप से जो है आपकी मैट्रिक्स बनती है। तो जनरल में आपको बता देता हूं, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा किस टाइप से डिनोट करेंगे, आई जे। ठीक है, जनरल जो है मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, कैपिटल ए आई जे। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन। एम मतलब उसमें एम नंबर ऑफ रो है, एन मतलब उसके अंदर एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, आई जे, आई और जे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब आई की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेके 2 अप टू सोन कहां तक, एम तक, और जे की जो वैल्यू होती है 1 2 अप टू कहां तक, एन तक। आई जो होता है वो रो को डिनोट करता है और जे जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, अगर जैसे A11 लिखा था, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो जनरल में आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स को किस टाइप से कंस्ट्रक्ट आप करोगे। उसके बाद मैं आपको यहां बताऊंगा कि उसके टाइप क्या क्या है। एक एग्जांपल देखो, जैसे वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो है मेरे को कंस्ट्रक्ट करनी है, किस ऑर्डर की, मान लेता हूं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है,
2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, मतलब 2 ही उसके अंदर रो होनी चाहिए और 2 ही उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब 2 ही उसके अंदर क्या आएंगे, कॉलम आएंगे, सॉरी 2 ही रो ही आएंगी और 2 ही उसमें कॉलम आएंगे। तो उसको मैं किस टाइप से लेके चलूंगा, उसके अंदर आएगा एक 1 1, एक 1 2, एक 2 1 और एक 2 2। ठीक है, जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मैंने अभी बताया था, मैट्रिक्स को किस टाइप से डिनोट करते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन। आई की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 अप टू एम तक, जे की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 अप टू एन तक। तो इस हिसाब से मैं, अगर वो 2 क्रॉस 2 की बोलता है तो 2 क्रॉस 2 की, अगर बोलता कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाओ तो आप क्या करते, 2 उसके अंदर रो लिखते, मतलब A1 2 और ये 3 1 2 1 2 2 और 2 3, 2 रो बन गए और 3 कॉलम्स बन गए। ओके फ्रेंड्स, तो जिस हिसाब से वो देता है उसके हिसाब से जो मैट्रिक्स है वो क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप कंस्ट्रक्ट करोगे। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं टाइप्स की, तो इसके अंदर जो है वो टाइप क्या क्या रहते हैं, बेसिक जो है टाइप से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, जब आप एडिशन करोगे, तब आपको जो है वो टाइप काम आएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां जो है वो टाइप की अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट जो टाइप है अपना पास वो क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, एक मैट्रिक्स 1 2 3। देखो इसमें रो कितने हैं, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकंड इसमें टाइप आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो आपकी कितनी मर्जी हो सकती है, जैसे 1 2 3। ठीक है, इसमें एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, 1 2 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 1, तो कॉलम कितने हैं मेरे पास, एक ही कॉलम है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, थर्ड जो मेरे पास आता है वो आता है अपना क्या, जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर, जिसके जो एलिमेंट्स है या जिसकी जो एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या हो, जीरो हो। वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, हो सकता है 0 0 0 ऐसे हो सकता है 0 0 ऐसे हो सकता है 0 एक ही एलिमेंट हो सकता है 0 0 0 0 0 0। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है, जीरो है, या कह सकता हूं सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अपने पास आता है फोर्थ टाइप, क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम आपके क्या हो, इक्वल, मतलब जितने रो हैं उतनी ही कॉलम होने चाहिए। अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं 2 3 4 5, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की, तो 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। यहां मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की, तो एम और एन दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो वो क्या बन गई मेरे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मेरे पास एक टाइप आता है, कौन सा, फिफ्थ टाइप आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हो, और याद रखना वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल होता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, या मैं कह सकता हूं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, मतलब ये जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो होते हैं। ठीक है, मतलब ये A11 A22 और A33, बाकी सारे जीरो, A11 22 233, इनमें से तीन में से कम दो जो है नॉन जीरो होने चाहिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये भी जीरो ये भी जीरो, लेकिन ये कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की हो सकती है। बस इसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो रहते हैं, बाकी सारे जीरो रहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर मेरे पास सिक्स्थ जो टाइप आता है वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है, ये सारा का सारा आपने +2 के अंदर कवर किया हुआ है। तो नेक्स्ट मेरे पास 6 क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो 1 1 1 और बाकी सारी एंट्रीज क्या हो 0, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, या मैं कह सकता हूं यूनिट मैट्रिक्स, एक ही बात है। ठीक है, इसकी एंट्रीज क्या होगी 1 0 0 1, मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे 1 होंगे। अगर मैं 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उस केस में 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास ये बन जाएगी। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो जनरल किस टाइप से काम करती है, एक 1 की जैसे काम करती है। मतलब जैसे अगर मैं सिंपल नंबर्स की बात करूं, x है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो वो ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन का जब टॉपिक करेंगे उसके अंदर बाकी जो है इसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक लास्ट जो टाइप आता है अपने पास क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर बोलते हैं कब, जब इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम। अगर डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 हो जाते हैं तब उसको आइडेंटिटी बोल देते हैं। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ हो रहा है, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इसके डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे क्या है, सेम है, और 1 के अलावा है, मतलब 2 2 2 है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, तो ये थे टाइप किसके, मैट्रिक्स के। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर बात करता हूं किसकी, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो देखो क्या है इसके अंदर, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है, मेरे पास 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट क्या आता है मेरे पास, एडिशन। सेकंड क्या आता है मेरे पास, सब्सट्रैक्शन, और थर्ड क्या आता है मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे और माइनस कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, कि दो मैट्रिक्स को एडिशन कैसे होता है। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन करना बिल्कुल ही इजी सा है। ठीक है, आपको कंडीशन फर्स्ट क्या याद रखनी है, कंडीशन ये याद रखनी है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले जो ऑर्डर है वो दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर इक्वल। दो मैट्रिक्स है, जैसे एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को अगर मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, मतलब ए प्लस में बी करना है, तो सबसे पहले दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक, और सेकंड कंडीशन आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो एडिशन के टाइम जो एलिमेंट्स ऐड होते हैं वो हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं। क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूं 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी लेता हूं 4 5 6 7, दोनों का ऑर्डर देखो सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की, दोनों को ऐड करना है, ए प्लस में बी करना है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट में ही ऐड होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट में ही ऐड होगा, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट में, इसका फोर्थ एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट में। मतलब 1 1 एलिमेंट 1 1 में ऐड होता है, 1 2 एलिमेंट 1 2 में ऐड होता है, 2 एलिमेंट 2 1 में, 2 2 एलिमेंट 2 2 में ऐड होता है। अगर ऐड करेंगे तो 1 प्लस में 4 क्या आएगा मेरे पास 5, 2 प्लस में 5 कितना आएगा मेरे पास 7, 3 प्लस में 6 9, 4 प्लस में 7 11। तो ये मेरे पास आ गया इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, तो एडिशन के केस में आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं किसकी, सब्सट्रैक्शन की, मतलब माइनस की, किसकी, माइनस। तो माइनस के केस में भी आपको ये दो बातें ही
ध्यान में रखनी है क्या, कि माइनस करते टाइम भी दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जो माइनस होते हैं वो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही माइनस होते हैं। 1 1 1 1 में से माइनस होगा, 1 2 1 2 में से माइनस होगा, 1 3 1 3 में से माइनस, 2 1 2 1 में से माइनस। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होते हैं। ठीक है, सेम अगर मैं क्या करता हूं, यहां मेरे को क्या करना होता है, इनका यहाँ तो एडिशन किया है, यहाँ क्या करना होता है, माइनस करना होता। तो देखो माइनस कैसे करते, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो क्या आता है माइनस का 3, 2 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो क्या आता है माइनस का 3, 3 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो क्या आता है माइनस का 3, एंड इसमें से इसको माइनस करते तब भी क्या आता है माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस के केस में ये प्रॉपर्टी आपकी, मतलब ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी। ठीक, मल्टीप्लीकेशन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट केस आ जाता है, तो मल्टीप्लीकेशन की बात जो है थोड़ी सी बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, एडिशन की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है एडिशन के केस में, फर्स्ट आपकी क्या आती है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब कि a प्लस में b करूं या b प्लस में a करूं, दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। एडिशन की बात कर रहा हूं, सब्सट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा। एडिशन के केस में a प्लस बी और b प्लस a दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। दोनों क्या आते हैं, सेम। दोनों चीज की जो है वो क्या होंगे, इक्वल होगी। इसलिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मेरे पास कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव लॉ भी मैट्रिक्स जो है वो क्या करती है, सेटिस्फाई करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब a प्लस में b प्लस सी इज इक्वल टू होता है a प्लस में b प्लस में c। ठीक है, तो ये दोनों जो ये दोनों साइड जो है वो क्या आती है, इक्वल आती है। इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आती है, इक्वल। इसलिए जो मैट्रिक्स है वो एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और क्या, जैसे k इंटू, उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको अगर बता दूंगा, पहले आप यहाँ दो प्रॉपर्टी ही ध्यान में रखना, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉपर्टी होगी मैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको बताऊंगा, क्योंकि जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी बेस्ड, वो लगभग 100% चांस होता है मल्टीप्लिकेशन से आने का। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आप ध्यान में मत रखना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब्सट्रैक्शन, इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रोसीजर होता है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा ध्यान से देखना आप। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर का मतलब है कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स ली मैंने, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली। इस मैट्रिक्स को मेरे को क्या करना है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मेरे को इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जब मैट्रिक्स के किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये कि इस 2 की जो मल्टीप्लाई है वो a से करनी है, इसका मतलब 2 की जो मल्टीप्लाई है वो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मेरे को क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब 2a, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2, इसके भी 2 से मल्टीप्लाई करना, पर ये क्या आएगा 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स की किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं
तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स के अंदर स्केलर क्वांटिटी को ऐड या माइनस नहीं कर सकते। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स में 2 ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैट्रिक्स में 2 ऐड कर दिया। उस केस में कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। क्या कि मैट्रिक्स में 2 अकेला ऐड नहीं कर सकते, 2 आइडेंटिटी आप ऐड कर सकते हो, वो आगे आएगा कि आप उसको कैसे करोगे। ठीक है ना। तो फिलहाल यहां देखो आप कि मैट्रिक्स की जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी हर एंट्री, उसका हर एलिमेंट उस नंबर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी देखो क्या, कि अगर मेरे को a प्लस में b इनको किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, अकेले a को k से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में अकेले b को k से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो दोनों बात क्या है, इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, कि जैसे मेरे पास दो नंबर है, एक तो है स्केलर a प्लस में b, इसकी मेरे को क्या करनी है, a से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a इंटू ए प्लस में b इंटू ए, दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या, कि अगर a इंटू में b a इज इक्वल टू होता है ए बी इंटू में ए, मतलब पहले b की मल्टीप्लाई कर दो फिर a की मल्टीप्लाई कर दो, या a और b दोनों की इकट्ठी मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी है किस केस में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं कि दो मैट्रिक्स की आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 जितनी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आए तो उनकी आप मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और किस किस बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आप उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, क्या करना है, अभी दो मैट्रिक्स की मेरे को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, b, जिसका ऑर्डर मैं मान लेता हूं n क्रॉस p है। ठीक है। क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब a और b की प्रोडक्ट करनी है, a इंटू बी। तो आपको क्या कंडीशन ध्यान में रखनी है, फर्स्ट सिर्फ एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होती है। ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है कि अगर मैं कर रहा हूं a इंटू बी, तो पहले क्या आ रहा है मेरे पास, पहले आ रहा है a, ठीक है, बाद में क्या आ रहा है मेरे पास, बाद में आ रहा है b। जो पहले आता है उसके कॉलम और जो बाद में आता है उसकी रो, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तभी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्या कि अगर मेरे को करना है a इंटू बी, तो a इंटू बी, पहले क्या रहा है a, तो पहले के कॉलम दूसरी के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तो आपकी दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है, वरना ए बी निकालना पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई के केस में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगर आपको करना है बी ए, क्या करना है, बी ए, ठीक है, तो पहले क्या रहा है बी, तो बी के कॉलम ए के रो के इक्वल होने चाहिए, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मतलब बी इंटू ए निकालना पॉसिबल है, वरना बी इंटू ए निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया, मेरे पास क्या है, एक ए है और एक बी है। ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, मतलब मेरे को ए बी निकालना है, चेक करना है कि क्या इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है। मैं मान लेता हूं कि जो मेरी नई मैट्रिक्स आती है वो सी आई जे में आ जाते हैं। देखते हैं, ए बी निकालना है तो ए के कॉलम बी की रो के इक्वल होने चाहिए। ए में कितने कॉलम है, एन कॉलम है, बी में कितनी रो है, एन रो है। इसका मतलब दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या मेरे पास पॉसिबल है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर एक नई मैट्रिक्स बनेगी, तो मल्टीप्लाई करने पर एक जो नई मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा,
देखो यहाँ n और ये n दोनों इक्वल हो गए, तो आप इसको क्या कर दो, कैंसल। बचा क्या, m और क्या बचा, p। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, हमेशा m क्रॉस p ऑर्डर आता है। वो आप उसके हिसाब से चेक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, मैं मान लेता हूं मैट्रिक्स कुछ भी दी हुई है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। एक मैट्रिक्स बी है, मैं मान लेता हूं वो किस ऑर्डर की दी हुई है, 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की दी हुई है। मेरे को क्या करना है, ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी एक मेरे पास नई मैट्रिक्स आएगी, तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए। इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, इसका मतलब दोनों के प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 3 और 5। इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 5 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। अब आप उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां तो मैंने आपको बताया कि जो नई मैट्रिक्स आती है वो किस ऑर्डर की आती है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि आप उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। आपको ए दे देगा, बी दे देगा, एक मैट्रिक्स और दे देगा, मल्टीप्लाई दे देगा, तो पूछेगा कि बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इस टाइप से मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज आपको करनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो कि आप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। तो देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। एक मैट्रिक्स ए लेता हूं मैं 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स बी लेता हूं मैं 1 5 3 7, ठीक है। क्या करना है, दोनों की मेरे को क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मतलब पहले मेरे को निकालना है a इंटू बी। तो आप क्या करो, a लिखो और इंटू में क्या करना है, b। तो देखो पहले क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो a की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम के साथ करनी है। कैसे करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो नाम से पता चल रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 1 एलिमेंट आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 2 एलिमेंट आएगा। अगर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो 1 3 एलिमेंट आएगा, वरना 1 3 एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहां देखो, यहां मेरे पास है 1 और 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई से करेंगे। कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सिमिलरली अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है नहीं, इसका मतलब इससे आगे मेरे को नहीं जाना। अब फर्स्ट रो तो मैंने दोनों के साथ कर दी मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो का जो काम है वो मेरे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आया, 2 1 एलिमेंट आया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आया, 2 2, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, a इंटू बी बनेगी, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स दियो आप मल्टीप्लाई जो है वो इसी वे से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और नाम से पता चल जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कौन सा एलिमेंट आएगा। तो ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक है आपको ध्यान में रखेगी, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने देगी। कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साथ के साथ पता चलता है कौन सा एलिमेंट आ रहा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, थर्ड रो थर्ड सेकंड कॉलम तो 3 2 एलिमेंट। इस टाइप से जो है आपकी मल्टीप्लाई करोगे और साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मल्टीप्लीकेशन की, आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज की, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है कि जो मैट्रिक्स होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। मतलब ये कि मल्टीप्लिकेशन के केस में वो कम्यूटेटिव नहीं होती। a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के इक्वल नहीं आएगा।
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। किस केस में? मल्टीप्लीकेशन के केस में। एडिशन के केस में तो ये कम्यूटेटिव होती है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में ये कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है। सेकंड, जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या? कि अगर a प्लस में b, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, c के साथ करनी है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, a c प्लस में b c। ठीक है। मतलब दोनों को ऐड करके c से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों की मल्टीप्लाई करके आपस में फिर ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी मैट्रिक्स क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। मल्टीप्लीकेशन के केस में a ब्रैकेट b इंटू सी जो होता है वो किसके इक्वल आता है? a इंटू बी ब्रैकेट c के इक्वल आता है। उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की। ठीक है। तो मैंने एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बताई थी, आपको बता देता हूं। एडिशन के केस में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो अपने पास क्या आती है? जीरो मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स ए में मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास ए आ जाए। तो आपको पता है कि अगर मैं ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा? ए ही आएगा। इसलिए जीरो को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कि ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो ए में क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव, आपको पता है ए में अगर मैं माइनस ए कर दूंगा तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब माइनस ए क्या होता है? ए का एडिटिव इनवर्स होता है। और मल्टीप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, मतलब ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वापिस ए आ जाए। तो ए की जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापिस क्या आ जाता है? ए। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो मल्टीप्लीकेशन के केस में एक वन के जैसे काम करती है। ठीक है। ठीक। और एडिटिव इनवर्स मतलब ए की मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स के साथ करूं कि आपका वापिस आइडेंटिटी आ जाए, तो उस केस में वो उसका क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। तो ए की जब मैंने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आइडेंटिटी आया। इसका मतलब ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो ए इनवर्स होगा। ओके, उस केस में ऐसा हो जाता है। तो ये मेरे पास था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ट्रांसपोज की, जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो मैट्रिक्स का जो पार्ट है अपना जो होगा, थ्योरी पार्ट जितना भी है वो कंप्लीट जो है हो जाएगा। तो आज से बता देता हूं कि मैट्रिक्स के अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मतलब ये कि 8 से 10 नंबर की मैट्रिक्स जो है वो हर बार एग्जाम के अंदर आती है, और वो बिल्कुल ही प्रॉपर्टी बेस आती है। क्वेश्चन के चांस कम रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो मैंने आपको साथ के साथ सारे की सारे प्रॉपर्टी जो है आपको डिटेल के साथ बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है और कुछ और डेफिनेशन मैट्रिक्स की जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का जो आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कर दें। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।